स्वागत है दोस्तों आपका अपनी YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। तो आज हम जिस गहरे विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं ना, वो किसी आम सब्जेक्ट पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचो अगर 27 लाख लोगों की एक पूरी फौज अचानक जमीन पर उतार दी जाए। 27 लाख? वेट, ये तो किसी भी बड़े देश की आर्मी से भी ज्यादा लोग हैं। हाँ वही तो। अगर तुम अमेरिका और रशिया की एक्टिव सेनाओं को मिला दो ना, तब भी ये नंबर उनसे आगे निकल जाएगा। और 2011 में बिल्कुल यही हुआ था। ओके, पर ये लोग किसी युद्ध के मैदान में नहीं थे ना? नहीं, ये विशालकाय फौज उतर आई थी उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर कस्बे और हर गली में। और उनके हथियार बंदूकें नहीं थीं, बल्कि फॉर्म पेन और बायोमेट्रिक स्कैनर्स थे। एक सेकंड, मुझे यहीं रोकने दो। मैं एक पत्रकार के नजरिए से देखती हूँ ना, तो मुझे इन आंकड़ों पर हमेशा थोड़ा शक रहता है। 27 लाख लोग, इतने मैसिव स्केल पर मैन पावर को लगाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर रहा होगा। सही कह रही हो। तो अगर सरकार ने इतनी बड़ी सेना सिर्फ डेटा जमा करने के लिए लगाई थी, तो इसका प्रबंधन और इसका खर्च तो मतलब आसमान छू गया होगा ना। यही तो पहला चौंकाने वाला पॉइंट है। ध्यान से सुनना। इतनी बड़ी फौज, दुनिया का शायद सबसे बड़ा अभियान, और इस पे कुल लागत आई सिर्फ 2200 करोड़ रुपए। 2200 करोड़ स्टिल एक बड़ा अमाउंट है। पर अगर इसको पर पर्सन हिसाब से देखो तो हर एक इंसान का डेटा जमा करने का खर्च $0.50 यानी 50 सेंट से भी कम था। वेट, $0.50? आर यू किडिंग मी? $0.50 एक इंसान के लिए? हाँ, और इसमें सिर्फ नाम और उम्र नहीं था। पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर के तहत बायोमेट्रिक्स भी शामिल थे। उंगलियों के निशान, आंखों का स्कैन, सब कुछ। मतलब इतनी मेहनत और इतनी प्रिसिजन के साथ अगर इतने सस्ते में डेटा लाया गया है, तो इन 27 लाख लोगों ने आखिर ऐसा ढूंढ क्या निकाला? इन आंकड़ों के पहाड़ में ऐसा क्या छिपा है जो तुम एक विसल ब्लोअर की तरह इतने अर्जेंट टोन में बात कर रहे हो? उस सच तक पहुंचने के लिए ना, सबसे पहले उस जायंट आकृति को समझना होगा जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। इसको सिर्फ एक राज्य की तरह देखना बंद करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसको कैसे देखें? नंबर्स क्या कहते हैं? इन रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त वहां की कुल आबादी लगभग 19.78 करोड़ दर्ज की गई थी। यानी पूरे देश की आबादी का 16.5% हिस्सा सिर्फ इस एक स्टेट में है। कि एक अलग देश होता तो इसकी हैसियत क्या होती? अगर यूपी एक देश होता ना, तो ये दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला देश होता। ब्राजील, पाकिस्तान और जापान इन सबको बहुत पीछे छोड़ देता ये। ओह वाओ, जापान और ब्राजील से भी आगे। ये तो एक स्टेट नहीं, मतलब पूरा एक महाद्वीप चलाने जैसा हो गया। बिल्कुल। पर सबसे डरावनी बात ये संख्या नहीं है, सबसे खतरनाक है इसके बढ़ने की रफ्तार, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूं। ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो? हाँ, दशाकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट। पूरा भारत जहां 17.7% की रफ्तार से बढ़ रहा था, वहां यूपी की दर थी 20.23%। 20.23% की वृद्धि, ये तो एक भयानक वार्निंग साइन है। मतलब एक ऐसी जगह जो पहले ही ब्राजील और जापान से बड़ी है, वहां ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से इतनी ज्यादा है। सही पकड़ा। सोचे अगर किसी शहर में पानी की पाइपलाइन या अस्पताल है जो 100 लोगों के लिए बना है, अब उसी पर आप 200 लोगों का बोझ डाल दो तो क्या होगा? जमीन उतनी है, पर खाने वाले और सांस लेने वाले बढ़ रहे हैं। ये तो सिस्टम के कोलैप्स होने का एक डायरेक्ट संकेत है। और वो कोलैप्स कितना करीब है, ये आपको आबादी के घनत्व यानी डेंसिटी के आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखेगा। अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पर आबादी 1.21 अरब थी और डेंसिटी थी 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, 382। लेकिन यूपी में ये आंकड़ा सीधा 829 पर पहुंच जाता है। रुको, नेशनल एवरेज 382 और वहां 829, यानी दुगने से भी ज्यादा। हाँ, दुगने से ज्यादा। जहां पूरे देश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, वहां यूपी में उसी 1 किलोमीटर में 829 लोग। ये तो इंसानों का एक जंगल बन गया है, जहां हर 1 इंच जमीन के लिए और हर बेसिक रिसोर्स के लिए आपस में टकराव होगा ही होगा। और इस जंगल में जो चीज सबसे बुरी तरह कुचली जा रही है ना,
वो है सामाजिक संतुलन। अगर हम साक्षरता यानी लिटरेसी को देखें तो राष्ट्रीय दर 74.04% है, पर यूपी 67.68% पर अटका हुआ है। तो वहाँ एजुकेशन पिछड़ रही है। पिछड़ रही है, पर जो आंकड़ा सबसे ज्यादा झंझोरने वाला है वो है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। राष्ट्रीय औसत था 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यूपी में ये गिरकर 912 पर आ गया। 912। ठीक है, नेशनल से कम है, पर वेट, अभी रुको, असली इमरजेंसी इसके बाद आती है। शिशु लिंगानुपात देखो, यानी 0 से 6 साल के बच्चों का चाइल्ड सेक्स रेशियो। राष्ट्रीय औसत 919 है, पर यूपी में ये आंकड़ा सिर्फ 902 है। एक सेकंड, क्या? हाँ, सिर्फ 902। रुको, 902? तुम कह रहे हो कि 1000 लड़कों पर सिर्फ 902 छोटी बच्चियां हैं? एग्जैक्ट, यही आंकड़ा है। तो बाकी की 98 बच्चियां कहाँ गईं? ये कोई नॉर्मल स्टैटिस्टिकल एरर नहीं है। ये पूरा का पूरा एक क्राइम सीन लग रहा है मुझे। मतलब उन 98 बच्चियों को या तो पैदा ही नहीं होने दिया गया, या पैदा होने के बाद मिटा दिया गया। वही तो मैं कह रहा था कि ये डेटा चीख रहा है। ये एक आपातकालीन स्थिति है, और इसका असली चेहरा तब सामने आता है जब इन आंकड़ों की डीप डाइव हम उनके एक्सट्रीम्स पर करते हैं। एक्सट्रीम्स मतलब? नेशनल और स्टेट लेवल के कंपैरिजंस। हाँ, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में डेंसिटी सबसे ज्यादा 1106 है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं। सही है। और यूपी के जिलों का क्या हालत है? यूपी में अगर देखें तो प्रयागराज जिले की आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग 59.5 लाख, और महोबा की सबसे कम यानी करीब 8.7 लाख। लेकिन डेंसिटी सुनो, गाजियाबाद में 1 वर्ग किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं। 3971 लोग एक ही स्क्वायर किलोमीटर में? ओह माय गॉड, वहां सांस लेने से लेकर पीने के पानी तक हर चीज पर कितना भयानक प्रेशर होगा। ये तो बिल्कुल कंक्रीट और इंसानों का एक घुटन भरा डब्बा जैसा फील हो रहा है। इसके ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है सोनभद्र, जहां घनत्व सिर्फ 270 है। लेकिन वापस उसी रुला देने वाले आंकड़े पर आते हैं शिशु लिंगानुपात। बलरामपुर जिले में थोड़ी राहत है, वहां 950 है, पर बागपत में पता है कितना है? कितना? बागपत में शिशु लिंगानुपात सिर्फ 841 है। 1000 लड़कों पर सिर्फ 841 बच्चियां। 841? ये तो सीधा दिल पे लगने वाली बात है। एक रिपोर्टर की तरह मैं हमेशा सोचती हूँ कि इन ट्रेंड्स के पीछे लॉजिक क्या है। आमतौर पर हमें यही सिखाया जाता है कि जैसे जैसे शहर बढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन आएगा, पढ़ाई आएगी, तो लोगों की सोच भी बदलेगी, है ना? पढ़े लिखे लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो टेक्निकली पढ़े लिखे इलाकों में बेटियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। असल में यही इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और कड़वा सच है, जिसको मैं कहता हूं पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस, यानी साक्षरता और लिंगानुपात का विरोधाभास। इसको सुनकर पुराने सारे थ्योरी हिल जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, कैसे? जौनपुर, वहां की एवरेज लिटरेसी लगभग 71.55% है, यानी पढ़ाई लिखाई वहां औसत दर्जे की है। लेकिन जौनपुर का लिंगानुपात पूरे यूपी में सबसे ज्यादा है, 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। ओके, ये तो सेंस बनाता है। औसत पढ़ाई है, थोड़ा गांव का माहौल है, पर सामाजिक ढांचा ऐसा है कि महिलाएं सुरक्षित है और उन्हें पैदा होने दिया जा रहा है। तो पैराडॉक्स कहाँ है इसमें? पैराडॉक्स आता है दूसरे जिले को देखकर। गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं। हाँ, नोएडा तो यूपी का सबसे चमकता और मॉडर्न शहर है। बिल्कुल। नोएडा की साक्षरता दर पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है, 80.12%। सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेटेड लोग। तो लॉजिक के हिसाब से नोएडा का सेक्स रेशो तो जौनपुर से भी बेहतर होना चाहिए ना? I mean, कम से कम 1050 तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अमीर और लिटरेट लोग रहते हैं। नोएडा का लिंगानुपात पूरे राज्य में सबसे कम है, सिर्फ 851। Are you kidding me? रुको, नोएडा में सबसे कम? हाँ, सिर्फ 851। तुम कह रहे हो कि जहां लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो सबसे आधुनिक और अमीर शहर है, वहां बेटियां सबसे कम है। 851 पर पढ़ाई का मतलब तो नई सोच होनी चाहिए। अगर रेशियो वहां इतना लो है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? कहीं वही एजुकेशन और पैसा ही तो इस असमानता का कारण नहीं बन गया? एकदम सही पॉइंट पकड़ा। यही वो कड़वा सच है जिससे लोग भागते हैं। हाई लिटरेसी और शहरीकरण का बेहतर सामाजिक सोच से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
होता यह है कि अर्बनाइजेशन और पैसे के आने से लोग छोटा परिवार चाहते हैं, 1 या 2 बच्चे बस। सही बात है, पर उनको उस छोटे परिवार में कम से कम एक बेटा ही चाहिए। ये पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल प्रेशर वहां खत्म नहीं हुआ है। उल्टा, पैसा और एजुकेशन उन लोगों को बेहतर मेडिकल टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और इलीगल सेक्स सिलेक्शन क्लिनिक्स तक आसान पहुंच दे देता है। वाओ, यानी एजुकेटेड और वेल्दी लोग उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही रोकने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, यह अनपढ़ गंवार लोगों का काम नहीं है। ये पढ़ी लिखी मानसिकता और मॉडर्निटी का सबसे भयानक और ठंडा चेहरा है। ये सच में पूरी शिक्षा प्रणाली के मुंह पर एक थप्पड़ है। हम बोलते रहते हैं कि एजुकेशन इज द की, पर यहाँ एजुकेशन किसी सोसाइटी को बेहतर बनाने की चाबी नहीं है, बल्कि वो बेटियों के अस्तित्व के खिलाफ ही एक हाईटेक वेपन बन गई है। वही तो। मॉडर्निटी ने उनका माइंड नहीं बदला, बस उनके डिस्क्रिमिनेशन के टूल्स को अपग्रेड कर दिया। पर एक बात सोचो, अगर पढ़े लिखे तबके में एजुकेशन वेपनाइज हो गई है, तो उन इलाकों का क्या जहां एजुकेशन पहुंची ही नहीं है? वहां जेंडर गैप कैसा दिखता है डेटा में? वहाँ की सिचुएशन एक अलग ही लेवल की दोधारी तलवार है। अगर हम शिक्षा में लैंगिक असमानता यानी द नॉलेज गैप की बात करें, तो यूपी में पुरुष साक्षरता 77.28% है, जबकि महिला साक्षरता मात्र 57.18% है। वेट, 20.1% का डिफरेंस? हाँ, 20% का साफ गैप, ये तो एक विशाल खाई है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि समाज अभी भी सिर्फ उन्हीं लोगों में इन्वेस्ट कर रहा है जिन्हें वो अपना फ्यूचर एसेट समझता है, यानी लड़के। अगर स्टेट में महिला साक्षरता मात्र 57% पर रुकी हुई है, तो इसका सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट सोचो। वो महिलाएं ना अपने फाइनेंशियल हक के लिए खड़ी हो पाएंगी, ना ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उन्हें तो बेसिक रिसोर्सेज से सिस्टमैटिकली काट के रखा गया है। बिल्कुल। और ये तो स्टेट एवरेज है। श्रावस्ती जैसी जगह पर हालात और भी खराब है। वहाँ ओवरऑल साक्षरता राज्य में सबसे नीचे है, 46.74%, यानी आधी से ज्यादा आबादी को पढ़ना लिखना ही नहीं आता। अब तुम खुद सोचो, जब हम यूपी जैसे स्टेट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जेंडर एक अकेली लेयर नहीं है। यहाँ सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सबसे डीप है। तुम्हारा मतलब है कास्ट और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, क्योंकि उनकी बात किए बिना हम इस डेमोग्राफिक पजल को कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। एससी और एसटी आबादी के बारे में डेटा क्या कहता है? ये डेटा भी तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। यूपी में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी 4.13 करोड़ दर्ज की गई थी। और ध्यान रहे, पूरे भारत में किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा एससी आबादी सिर्फ यहाँ है। 4.13 करोड़, ये तो इतनी बड़ी संख्या है कि यूरोप के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन इससे कम होगी। ये कोई छोटा तबका नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें। ये एक बहुत विशाल आबादी है जो सदियों से पिछड़ेपन का शिकार रही है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में थोड़ी सी भी चूक हुई, तो हम इन करोड़ों लोगों को और पीछे धकेल देंगे। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी पूरे यूपी में मात्र 0.1% है, जो लगभग ना के बराबर है, और वो भी ज्यादातर सिर्फ सोनभद्र के इलाके में ही सीमित हुई है। और ये सब हो कहाँ रहा है? आई मीन की ज्योग्राफी क्या है? ये सब शहरों में रह रहे हैं या गाँव में? ये लो अगला पॉइंट, जनसांख्यिकीय विभाजन। आज भी यूपी की 77.7% आबादी यानी लगभग 15.5 करोड़ लोग गांव में निवास करते हैं। शहरी आबादी सिर्फ 22.3% है। 15.5 करोड़ लोग गाँव में, तो कोई भी ऐसी विकास नीति जो सिर्फ चमकते शहरों पर फोकस्ड होगी, वो इन 77% लोगों को तो छू भी नहीं पाएगी। वही ना। और इस पूरी पिक्चर को और कॉम्प्लेक्स बनाती है धार्मिक जनसंख्यिकी। 2011 के डेटा के हिसाब से यूपी में हिंदू आबादी 89.73% थी और मुस्लिम आबादी 19.26% थी। 19.26। इसको अगर पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका टोटल वेटेज कितना निकलता है? ये चौंकाने वाली बात है कि पूरे भारत की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 22% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बसता है। बाकी अन्य धर्म जैसे सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सब मिलाकर मात्र 1% के आसपास आते हैं। पता है, ये पूरा डेमोग्राफिक लैंडस्केप मुझे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेज जैसा लग रहा है। एक तरफ नोएडा जैसा शहर है जहां मॉडर्निटी बेटियों को खा रही है,
दूसरी तरफ श्रावस्ती, जहां आधी आबादी साक्षर ही नहीं है, 15 करोड़ लोग गांव में हैं और देश का सबसे बड़ा एससी और मुस्लिम तबका वहां बसता है। एक आम इंसान या इवन एक पॉलिसी मेकर इस आंकड़ों की भूल भुलैया में रास्ता कैसे निकालेगा? किस मुद्दे पर फोकस करे और किसे छोड़े? इसी उलझन को सुलझाने के लिए ना मैंने इन 27 लाख कर्मचारियों के लिए हुए डेटा से एक कोड बनाया है। एक ऐसी चीट शीट जिससे पैटर्न साफ दिखते हैं। मैं इसको कहता हूं आंकड़ों को पढ़ने की कुंजी। ओह अच्छा, क्या है इस कुंजी में? इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहला रूल है द पावर ऑफ 3। पूरे 20 करोड़ की आबादी और 70 से ज्यादा जिलों वाले इस अकेले राज्य में सिर्फ और सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जहां का लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। सिर्फ 3 जिले? हाँ, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, बस ये 3। द पावर ऑफ 3? सोचो, 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में से बस 3 ही ऐसे हैं जो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बीमारी से बचे हुए हैं। ये खुद में एक रेड अलर्ट है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा है द 74-82-65 रूल। ये बस राष्ट्रीय साक्षरता को समझने का एक फ्रेम है। टोटल उनकी साक्षरता 74%, पुरुष आबादी की 82% और महिलाओं की 55%। इन तीनों नंबर्स का गैप ही असल असमानता का मीटर है। समझ गई। और तीसरा? तीसरा है द डेंसिटी एक्सेप्शन। वेट, ये वही सोनभद्र वाला मामला है ना, जहां गाजियाबाद में लगभग 4000 लोग रहते हैं और सोनभद्र में सिर्फ 270? एग्जैक्टली। लोग अक्सर सोचते हैं कि सोनभद्र में लो डेंसिटी इसलिए है क्योंकि वहां आबादी कम है या विकास नहीं है, पर असल वजह उसकी ज्योग्राफी है। वहां के विशाल वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया, वहां जंगल है इसलिए लोग फैलकर रहते हैं। और इस लिस्ट का आखिरी पैटर्न है द 20.2% लाइन। वही दाशिकी वृद्धि दर, जो राष्ट्रीय औसत 17.7 से ज्यादा है। बिल्कुल, यही लाइन बता रही है कि रिसोर्स पर दबाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो द पावर ऑफ 3, द 748265 रूल, द डेंसिटी एक्सेप्शन और द 20.2% लाइन, इन 4 फिल्टर्स से ये केओटिक डेटा अचानक एक साफ तस्वीर दिखाने लगता है। पर ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। लेकिन अब जब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर हैं, तो मुझे ये बताओ, इन रिपोर्ट्स का अंतिम निष्कर्ष क्या है? हमने कंट्रडिक्शंस देख ली, कमियां ढूंढ ली, पर ये इन्वेस्टिगेशन एंड कहाँ होती है? इन आंकड़ों का निष्कर्ष एक थोड़ी राहत भी देता है और एक बिल्कुल नई चुनौती भी खड़ी करता है। सबसे पहली जो एक पॉजिटिव फाइंडिंग है वो है जनसंख्या स्थिरीकरण यानी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। अच्छा, मतलब ग्रोथ रेट कम हो रही है। हाँ, पिछले दशकों में जहां यूपी की वृद्धि दर 25.8% जैसी खतरनाक ऊंचाई पर थी, वो अब गिरकर 20.2% पर आ चुकी है। इसका मतलब है कि अब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दौर से निकलकर स्टेबलाइजेशन यानी ठहराव की ओर बढ़ रहे हैं। चलो, किसी स्तर पर तो ये थोड़ी राहत की बात है कि जिस स्पीड से क्राइसिस बढ़ रहा था, वो स्पीड थोड़ी तो कंट्रोल में आई है। स्पीड जरूर कम हुई है, पर असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल संख्या यानी क्वांटिटी का नहीं रहा। अब सामने हैं गुणात्मक चुनौतियां यानी क्वालिटेटिव चैलेंजेस। असली डिबेट अब इस पर नहीं होगी कि वहां 20 करोड़ लोग हैं या 22 करोड़। असली मुद्दा है उन 20 करोड़ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। सही बात है। जब राज्य में मात्र 57% महिला साक्षरता हो, 902 जैसा डरावना शिशु लिंगानुपात हो और गाजियाबाद में लोगों के पास ठीक से खड़े होने की जगह ना हो, तो ये गिनती सिर्फ सरकार की फाइल में बंद रखने के लिए नहीं है। ये फ्यूचर की पॉलिसी मेकिंग का सबसे कड़वा ब्लूप्रिंट है। यार, एक बार मैं इन सबको वापस दिमाग में प्रोसेस करना चाहती हूँ। हमने शुरुआत की थी एक बेयर मिनिमम शक के साथ कि डेटा क्या ही नया बताएगा, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन ने एक पूरा डार्क इकोसिस्टम खोलकर रख दिया। हमें नोएडा जैसा एक पैराडॉक्स दिखा जहां अमीरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बेटियों को मिटाने का हथियार बना दिया गया है। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा अलार्मिंग था। और फिर हमें 4 करोड़ लोगों की एक ऐसी दलित आबादी दिखी जिसे पॉलिसीज के सेंटर में रखना कितना जरूरी है। सच कहूं तो अगर इस डेटा को ऐसी ही गहराई से समझा जाए ना, तो ये एक ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले का साइज्मिक सिग्नल लग रहा है। एक ऐसा ज्वालामुखी जो सदियों के भेदभाव और असमानता की राख से बना है। तो इस डीप डाइव के एंड में मैं बस एक ही ख्याल पर आकर रुक जाती हूँ। सोचिए, जब ये 20 करोड़ की आबादी खुद को सिर्फ गिनती की फाइल से बाहर निकालेगी, जब वो अपने अस्तित्व और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने हक के लिए आगे आएगी,
तो ये आंकड़े किस नई क्रांति को जन्म देंगे। जब उन 57% पढ़ी लिखी औरतों को ये समझ आएगा कि उनके साथ की बाकी औरतों को सिस्टम ने सिस्टमैटिकली पीछे छोड़ दिया है या मिटा दिया है, तब क्या होगा? वो एक ऐसी क्रांति होगी जिसका असर वहां की जमीन के साथ साथ पूरे देश में महसूस किया जाएगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।